320, right? हाँ जी हाँ जी। 320 in 25 minutes. That's crazy. मैं इतने ज़्यादा नेगेटिव फेज में चली गई थी क्योंकि फैमिली ऑफ कोर्स खुश नहीं थी डिसीजन से। मेरे रिलेटिव्स हर दिन आते थे, 3 महीने तक मुझे समझा रहा था हर कोई कि ले लो एडमिशन, ले लो ले लो। मैंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया था एक रूम में। तो जब भी आप बर्नआउट फील करते हैं तो ऐसा में सोचिए कि अब मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगा। अपने आप को रिलैक्स कीजिए और अगले दिन फिर से शुरुआत कीजिए। बिकॉज तुमने इतना अच्छा स्कोर किया तो मैं तुम्हारी स्ट्रैटेजी जानना चाहूंगी। तुम इसे ब्रेक लेती थी कि महीने में ये 4-5 दिन है जब मैं बिल्कुल कोई पढ़ाई नहीं करने वाली हूँ, ऐसा नहीं होता था। तो बच्चों, आज हमारे साथ टीम जीएनटी के साथ एक अमेजिंग स्टूडेंट है who has proved herself to be the best. She has scored 618 marks in NEET 2025, which I guess is the most difficult in the history of NEET examination. So हम टीम जीएनटी वेलकम करते हैं इशिता गुप्ता का, जिसने अपनी मेहनत से बहुत शानदार नंबर लेकर आई है फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी और बायोलॉजी में भी। तो अगर मेहनत अच्छी हो, कॉन्सेप्ट वाली हो, तो बच्चों के स्कोर बहुत शानदार आ सकते हैं। सो वेलकम इशिता। थैंक यू मैम। और इशिता, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है अभी, ऐसे रियल नहीं लग रहा है अभी जैसे कल ही आंसर किया गया तो थोड़ा ऐसे ही लग रहा है अभी। तो आंसर की कल आई है एंड इशिता के हमने मार्क्स बिल्कुल मैच कर लिए हैं एंड दीज आर द एग्जैक्ट स्कोर 618 मार्क्स। यस मैम। राइट? यस मैम। यस। और बेटा आपके इंडिविजुअल कितने मार्क्स हैं? सर मेरे फिजिक्स में 142 है, वेरी गुड। केमिस्ट्री में 155 है और बायो में मेरे बॉटनी में 170 है और जूलॉजी में 152 है। और आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था? ये मेरा 5th ड्रॉप के बाद का अटेम्प्ट था, 6th। दैट इज सो इंस्पायरिंग। मतलब मैं सारे स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगी और तुम्हें भी दैट यू आर ए लिविंग एग्जांपल कि किस तरीके से इंसान के साथ जो कुछ भी होता है ना वो उसके हाथ में होता ही होता है। क्योंकि एनटीए ने टफ पेपर सेट किया, सबके लिए किया, बट डिस्पाइट ड्रॉपिंग फॉर 5 years हियर यू आर स्कोरिंग 140+ इन फिजिक्स, 150+ इन केमिस्ट्री। सो कांग्रेचुलेशंस, ये तुम्हारी मेहनत का फल है। थैंक यू मैम। हर साल बच्चे कॉन्सेप्ट पे कम ध्यान देके रटने पे, शॉर्टकट्स पे ध्यान देते हैं। आई थिंक दिस ईयर एनटीए ने जो पेपर बनाया है, रियल रॉक स्टार्स आर हियर, जो अपने कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे थे, अपने बेसिक्स पे काम कर रहे थे, जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी कर रहे थे, जो इजी क्वेश्चंस भी कर रहे थे, एंड दैट इज हाउ यू गेट अ टॉपर। तो इशिता, एक बात बताओ यार, व्हाट वाज योर पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी ऑन 4th May ये 2025? मैंने शुरू में जैसे जब मैंने एग्जाम देखा था तो मैं ऑफ कोर्स मेरे को भी डर लगा था कि इतना मुश्किल एग्जाम आया है, तो फिर मैंने सबसे पहले बायो स्टार्ट की मैंने। लेकिन फिर बायो 1-1.5 पेज मैंने किया था, लेकिन मेरे दिमाग में चल रहा था कि फिजिक्स लेंदी आई है, फिजिक्स में टाइम लगेगा, तो फिर मैंने फिजिक्स ही करी थी मेनली मैंने शुरू में। सो टेक्निकली यू स्टार्टेड विद फिजिक्स? हाँ जी, यस मैम। ये अपने में एक बहुत बड़ी अकम्प्लिशमेंट है। तो फिर फिजिक्स, फिर उसके बाद केमिस्ट्री और फिर लास्ट में बायो। कितना टाइम बचा था बायो का? 15-20 मिनट मुश्किल से होंगे। तुमने 15-20 मिनट में पूरा बायो सॉल्व किया है? यस मैम। एंड यू मैनेज टू स्कोर अराउंड 320, राइट? हाँ जी हाँ जी। 320 in 25 minutes. क्या बात है। That's crazy. सच में। Yes. हाँ, और इशिता आप अभी बता रहे थे ना ये, क्योंकि ये जो स्टोरी है बच्चों, ये बड़े ध्यान से सुनिएगा आप लोग, है ना, जो आप अपने एक ड्रॉप अटेम्प्ट की स्टोरी बता रहे थे कि जिसमें आपके बहुत अच्छे मार्क्स भी आए थे और उसके बाद एडमिशन नहीं हो पाया कुछ एरर की वजह से, वो एक बार शेयर करोगे बच्चों के साथ? मेरे नीट 2022 में 671 मार्क्स आए थे, मेरी रैंक थी 1436 और उस टाइम मैंने काउंसलिंग के लिए मेरे एक रिलेटिव से हेल्प ली थी, लेकिन यही था उनके पास भी इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि वो और ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाए और ज़्यादा रिसर्च कर पाए। और फिर जब मैंने अपनी सीक्वेंस भरा काउंसलिंग लिस्ट में और जो कॉलेज आए मैं उससे सेटिस्फाइड भी नहीं थी, और उसके बाद मुझे पता चला कि ये कॉलेज मैं डाल सकती थी लिस्ट में, ये डाल सकती थी, ये डाल सकती थी, तो फिर उस साल फिर मैंने ड्रॉप किया था। तो अगर उस टाइम पे आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाती काउंसलिंग की तो आपका शायद 2022 में ही एक हाँ बहुत जी। अच्छा, क्योंकि रैंक तो आपकी बहुत अच्छी थी उसमें। हाँ जी। तो आपको एक बार को डर नहीं लगा कि दिस ईयर 671, 1436 रैंक, व्हाट मेड यू ड्रॉप अगेन? बच्चे सोचते कि चल कॉलेज में ले ले तो फिर से नेक्स्ट ईयर दे दूंगा। मेरे मतलब काफी एक रीजन मेरा मेन बस यही था कि जैसे कोविड का टाइम था, एग्जाम हमारा जुलाई में था उस साल, और मेरी फिजिकल हेल्थ सही नहीं चल रही थी लास्ट के मंथ्स में। मैंने लिटरली एक भी मॉक टेस्ट नहीं दिया था उस साल, कोई भी फुल सिलेबस टेस्ट नहीं दिया था मैंने, 1-1.5 महीना पढ़ी नहीं थी। तो मेरे दिमाग में था कि मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया, इससे बेटर मैं कर सकती हूँ।
और मुझे था कि मुझे रिग्रेट होगा बाद में लाइफ में अगर मैंने अभी नहीं किया तो फिर उस वजह से मैंने मेनली किया था ड्रॉप। बट नेक्स्ट ईयर उसमें मैं नहीं कर पाई कुछ भी। मैं इतने ज़्यादा नेगेटिव फेज में चली गई थी क्योंकि फैमिली ऑफ कोर्स खुश नहीं थी डिसीजन से। मेरे रिलेटिव्स हर दिन आते थे, 3 महीने तक मुझे समझा रहा था हर कोई कि ले लो एडमिशन, ले लो। मैंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया था एक रूम में। मैं फ़ोन में यूं ही स्क्रॉल करती रहती थी, किसी से बात नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है। और फिर जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, अक्टूबर नवंबर के अराउंड मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। शुरू में मेरा हुआ 1-1.5 हफ्ते में अच्छे से पढ़ी, मेरे मार्क्स अच्छे आ रहे हैं टेस्ट में, लेकिन फिर से मैं उसी फेज में चली गई जो वो नेगेटिव फेज था। और मुझे था कि मैं फैमिली में किसी को बताऊंगी तो वो बोलेंगे तुमने ही ड्रॉप लिया था, तुम्हारा ही डिसीजन था। तो मैं वो मोटिवेशन गैदर नहीं कर पा रही थी उस टाइम, और फिर वो साल मेरा ऐसे ही वेस्ट गया। 2024 वो पूरा 2023 था जब, हाँ जी, वो पूरा वेस्ट गया मेरा। फिर उसमें मैं अगर मेरे को अभी लगता है कि अगर मैं बोल देती फैमिली में, कभी ना कभी वो मुझे समझते, डांट लगाते, लेकिन मैं पढ़ लेती उस टाइम पे। तो वही है वो। लेकिन शायद इस बार के जो 618 मार्क्स हैं वो आपके शायद 670 से भी ऊपर जाएंगे जिस हिसाब से पेपर टफ आया है। Yes. और आपको और अच्छा कॉलेज मिलेगा इस बार। ऐसा इशिता, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। मेरे पास ना परसों एक स्टूडेंट का मैसेज आया था कि मैम मेरी कुछ हेल्प कर दो, क्योंकि मैं 3 बार ड्रॉप ले चुका हूँ और मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं अब वो कॉलेज में या तो एडमिशन ले चुके हैं या फिर कुछ और कर रहे हैं। तो ये जो फीलिंग होती है ना ड्रॉपर की, ये बहुत ही डरावनी फीलिंग होती है। Yes, बिकॉज आपके पास जब भी आप आजू बाजू अपने देखते हो, आपके पास रिमाइंडर्स होते हैं कि और लोग किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, बट यू डोंट फील लाइक दैट व्हेन यू Yes, आर ma'am. ड्रॉपर। सो हाउ डिड यू कोप अप विद दैट फीलिंग? मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, वो काफी अच्छे कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, ऑलरेडी MBBS कर रहे हैं। बट मेरे को हमेशा शुरू से यही रहा है कि दूसरों से कंपेयर नहीं करना है, हमारी खुद की जर्नी है, अपना बेस्ट दो हर चीज में। जहाँ पर अगर मेरा इस साल नहीं हुआ है कोई बात नहीं, अगले साल करेंगे ट्राई, बट मैंने सीखते रहो, हर साल कुछ ना कुछ सीखते रहो। वो कुछ और सीख रहे हैं लेसन, आप कुछ और लेसन सीख रहे हो। तो वो मेरा शुरू से रहा है कि मेरे फ्रेंड्स कॉलेज में अच्छा है, उनके लिए अच्छा है, मेरे लिए कुछ और लिखा है लाइफ में, वो मैं करूंगी अपना। क्योंकि आज मैं अपने आप को भी देखती हूँ तो समटाइम्स वी फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ कंपेयरिंग ईच अदर, कि ये ऐसा कर रहा है तो चलो हम भी करते हैं, वो ऐसा कर रहा है तो करते हैं। हाउ एट सच अ स्मॉल एज यू बिकेम सो मैच्योर? पता नहीं, मेरे जैसे इतने ड्रॉप्स लगे हैं। जैसे मेरे को ये होता है, मैं जैसे अपने कई सारे क्लासमेट्स को भी देखती हूँ और जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनको देखती हूँ, उन्होंने डिग्रीज कर ली हैं, बट जो स्किल सेट होता है वो उनका डेवलप नहीं हुआ है अभी। तो मुझे उनको देखकर लगता है कि चाहे उन्होंने कर लिया मेरी डिग्री, लेकिन मेरे को अपनी डिग्री का पूरा वैल्यू लेना है। मुझे पूरे ऐसे होना चाहिए कि मैंने अगर MBBS करा है, मैं अगर डॉक्टर बन रही हूँ तो अच्छी डॉक्टर बनूं, ऐसे नहीं कि नाम का बन गई, डिग्री आ गई हाथ में। तो उसको देखकर मुझे लगता है कि अगर वो चीज उनको वो चीज से सेटिस्फाइड है, मेरे अलग एस्पिरेशंस है लाइफ में, मेरे को अलग चीजें सेटिस्फाई करेंगी, तो बस अपना देखना। जितना दूसरों का देखेंगे, उनका अगर हम देखकर अपना चलेंगे तो वो उनके लिए सूटेबल है वो चीजें, हमारे लिए वो चीजें सूटेबल हो ही नहीं सकती हैं जो उनके लिए एप्ट है। तो बस इसलिए बस मैं अपना ही देखती हूँ, औरों का कुछ है ही नहीं, कुछ होगा ही नहीं हमारा उनका देखने से। बस ये तुम्हारे अंदर नेगेटिव फीलिंग्स आएंगी, तुम अपने आप को डाउन करोगे उससे। Yes. और आई थिंक ये बहुत ही शानदार सोच है आपकी, जो आपको आगे तक भी बहुत हेल्प करने वाली है। जरूरी नहीं है कि हम ही इंस्पायर करें बच्चों को, आई एम इंस्पायर्ड टुडे। ये बहुत ही अच्छी सोच है इन हर लाइफ। बहुत अच्छा है। बच्चे, AYNR में आपको क्या लगता है, हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस वेंट सिमिलर इन द पेपर? मैं एक्चुअली आंसर देना। हाँ जी जैसा भी है। Yes. नहीं, मैं जैसे एग्जाम दिए थे मैंने AYNR के, तो एक्चुअली नीट में थे क्वेश्चंस। जैसे बायो मैंने देखी थी, केमिस्ट्री देखी थी, फिजिक्स के जैसे 3-4 क्वेश्चंस ऐसे थे कि इससे ऐसे सिमिलर मैंने देखा था उस टेस्ट में। तो उस टाइम मुझे लग रहा था कि हाँ ये कितना सही था, ऐसे दे दिया लास्ट, और वो लास्ट के टाइम पे आया था तो वो मेमोरी में था उस टाइम भी, तो वो बहुत सही था उसमें। तो यही था। ओके, तो AYNR में आपकी क्या पोजीशन रहती थी, लाइक स्कोरिंग 618 मार्क्स, उसमें आपका क्या स्कोर रहता था? AYNR में मेरा 700, 680, 690 ऐसे ही था स्कोर। टॉप 5 टॉप 10 में। हाँ जी, अभी भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 70 अगर हम जोड़ दे तो यू विल इवेंचुअली रीच 690 मार्क्स। हाँ जी, आप स्कोर भी कर रहे थे। हाँ जी मैम। सो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा एक हमारे पास स्टैट्स निकल के आए कि जो आपने प्रैक्टिस की, एक तो सिमिलर क्वेश्चंस आपको दिखे, दूसरी चीज आपके मार्क्स भी कुछ ना कुछ वैसे ही स्केल पे आए हैं, क्योंकि सभी के -70s वाले लेके चल रहे हैं हम लोग। अब देखो कोई 700 वाला निकल के आता है या नहीं उसके पास जरूर पेपर होगा, क्योंकि फिजिक्स का जो पेपर था इस साल एक एवरेज और एक थोड़ा सा अबव एवरेज बच्चे के लिए तो मुश्किल था। यस मैम, इट वाज डिफिकल्ट। तो इशिता ये बताओ कि आपका पूरे साल में डिस्ट्रैक्शंस रहते हैं,
सोशल मीडिया को फॉलो करना, ऐसा कुछ आपने इग्नोर करा पूरा कंप्लीटली, या किस तरीके से आप हैंडल करते थे? सोशल मीडिया में मैं व्हाट्सएप पर और टेलीग्राम पर तो डाउट्स का ही वो होता था उसमें, और इंस्टाग्राम पे मैं थी, मैं एक्चुअली अपने फ्रेंड के साथ उसकी एक सोशल मीडिया मैनेजिंग की कंपनी है, मैं उसमें काम कर रही थी साथ साथ, अच्छा। तो वो मैं अभी भी कर रही हूँ मैनेज, तो वो मैं करती थी। तो फिर मैं उसमें और एक दो मैं जैसे एनजीओ में वॉलंटियर कर रही थी, तो फिर वो सब मैंने किया था साइड बाय साइड। अगर मेरे को जैसे कोई कोर्सेज मिल गए, सर्टिफाइड कोर्सेज, और मेरे पास टाइम है तो उनको टाइम दे दिया साइड बाय साइड, तो वो मैं कर रही थी इंस्टाग्राम पे। लेकिन वो मैंने लिमिट किया हुआ था कि जैसे फोन में टाइमर लगा दिया, 15 मिनट उसका काम है, 30 मिनट अपना जो भी अगर रील्स वगैरह देखना है, लेकिन मैं ट्राई करती थी उससे कम पे ही मैं अपना बंद कर दूं। तो ये था इंस्टाग्राम का मेनली। तो मतलब नीट की प्रिपरेशन करी है, सोशल मीडिया इंटर्नशिप करी है, एनजीओ ज्वाइन कर रखी है, स्किल्स इंप्रूवमेंट है, तो ये होता है, ये है परफेक्ट एग्जांपल टाइम मैनेजमेंट का। यस। अच्छा, और जैसे कि अभी फिजिक्स का पेपर टफ आया, बट स्टिल यू मैनेज टू स्कोर 140 प्लस, राइट? तो जब तुम रिफ्लेक्ट करते हो कि मैंने ऐसे प्रिपेयर किया था फिजिक्स के लिए, क्या वो 2-3 पॉइंट्स क्या हैं जो झलक के आते हैं कि भाई इसकी वजह से मैं फिजिक्स मुझे फिर भी इतनी डिफिकल्ट नहीं लगी जितना और लोगों को लगी? फिजिक्स का मेनली मैंने जैसे सोर्सेज बहुत लिमिटेड रखे थे अपने, कि जैसे अगर क्लास में कोई टीचर पढ़ा रहा है, कहीं से मैंने यूट्यूब से कोई वीडियो देखकर अगर मेरे को कोई इंपॉर्टेंट चीज पता चली है, सब एक ही जगह लिखती थी मैं, मॉड्यूल में सब कुछ वहीं लिखना है और कहीं नहीं लिखना है। तो वो चीज मुझे एक हेल्प करती थी कि कहीं से भी पढ़ना है, एक जगह से ही पढ़ना है, वो स्ट्रेस नहीं होता था दिमाग में कि ये नहीं आता, वो नहीं आता, यहाँ से पढ़ना है, वहां से पढ़ना है। उसके अलावा जो मॉड्यूल के क्वेश्चंस थे उनको मैं बार बार करती थी, तो मुझे एक ये आइडिया था कि हाँ इस तरह से आएगा, जब मॉड्यूल में ऐसा है तो ऐसे ही आएगा। और मैंने टेस्ट सीरीज जो करी थी, तो मेनली टेस्ट सीरीज से पता चलता है कि इस लेवल के क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में। तो टेस्ट सीरीज का मेन रोल था कि फिजिक्स के किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वो मेन था मेरा, सबसे ज्यादा ऊपर टेस्ट सीरीज का था मेरा। फेयर। तो तुम ये बोलोगे कि अगर कोई भी टेस्ट सीरीज बच्चा लेता है तो उसमें जो क्वेश्चन है उनका लेवल बड़ा होना चाहिए? हाँ जी, लेवल ज्यादा होना चाहिए। हाँ जी, थोड़ा सा ज्यादा हो, ये भी नहीं है कि सारे डिफिकल्ट हो। जैसे अब की बात तो लेकिन बोल सकते हैं, नीट के बाद तो ये मुश्किल हो सकता है। तो वही क्या स्टार्टर किट होनी चाहिए साल के बच्चों में? कह रहे कि नहीं 2026 भी टफ आएगा, क्या आपको सच में लगता है जेई लेवल के सवाल लगाने चाहिए फिजिक्स और केमिस्ट्री में? मैंने पर्सनली नहीं किए थे। आपने नहीं किए, बट स्टिल यू मैनेज्ड अ वेरी गुड स्कोर इन बोथ द सब्जेक्ट। एक में तो आपके 170 भी आए हैं, तो क्या अब हर बच्चे को जरूरी है जेई फिजिक्स केम लगाने? नहीं, मेरे अकॉर्डिंग नहीं है जेई के लगाना, क्योंकि अगर हम थ्योरी सेम है, जेई के लिए पढ़े चाहे नीट के लिए पढ़े, सेम वो आपको कंटेंट पढ़ना है। अब जेई के क्वेश्चंस अलग आते हैं, हमारा पैटर्न अलग है, उनका करने के लिए आप जेई की लाइन में जा रहे हो, हमारा पैटर्न अलग है। हमारा पैटर्न टेस्ट सीरीज से रिफ्लेक्ट होगा कि कोचिंग वाले जो टेस्ट बनाते हैं उसमें टीचर्स को पता होता है ज्यादा कि किस लेवल के टेस्ट आएंगे, नीट मतलब किस लेवल का आ सकता है नीट। उसके अलावा क्लास में जो टीचर्स बता रहे हैं, क्वेश्चंस बता रहे हैं, डीपीपीस दे रहे हैं, तो उससे ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि नीट का एग्जाम किस एक्सटेंट तक आ सकता है। तो मेरे को लगता है वही सफिशिएंट है। उनको बार बार जब हम रिपीट करते हैं, बार बार उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क कर लिए, टेस्ट सीरीज आपने दोबारा से कोई टेस्ट रिवाइज कर लो पहले का, तो वो सफिशिएंट है मेरे अकॉर्डिंग। मैंने वही किया था सिर्फ फिजिक्स में। ठीक है। और बायोलॉजी में क्या आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है? ये भी एक बार हमारी आवाम को बता दीजिए। नहीं, बायो में भी मैंने एनसीईआरटी ही करी थी और पीवाईक्यूज मैंने किए थे, 10 इयर्स के करे थे मैंने, 2013 से ही करे थे, ज्यादा उससे पहले के नहीं करे थे मैंने। तो वही रिपीट करना होता है, उसी से ही आएगा सारा। हमें लगता है बाहर से होता है, लेकिन वो वही लाइंस लिखी होती हैं सारी। तो और टेस्ट सीरीज का तो हो ही जाता है। टेस्ट सीरीज आपके लिए एक एडिशनल सोर्स की तरह एक्ट करते हैं कि कोई क्वेश्चन आपसे अगर मिस हो गया एनसीईआरटी पढ़ते टाइम, या कोई क्वेश्चन ऐसा जो आने के चांसेस हो सकता है, कोई एक्स्ट्रा टॉपिक ऐसा है, वहां से कर लिया, टीचर्स बताते हैं क्लास में तो वो कर लिया, तो वो बस उतना सफिशिएंट है। राइट। तो जैसे केमिस्ट्री में आपके 155 आए हैं ना, और अगर पहले साल जैसा पेपर आता तो आपके ऑब्वियसली 170-175 तक चले जाते, राइट? तो पूरे साल भर में किस तरीके से केमिस्ट्री हमने पढ़ाई करी, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल? हाँ जी, ये बता दो बच्चों को। फिजिकल मैंने क्लास नोट्स करे, टीचर्स जो लेक्चर्स देते थे, उसके अलावा मैंने मॉड्यूल्स करे फिजिकल केमिस्ट्री में, और मॉड्यूल्स में पीवाईक्यूज भी थे, थोड़े एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस भी थे, सब करे मैंने। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने सिर्फ एनसीईआरटी की थी, प्योरली एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस सारी। एक्सरसाइज में कुछ ऐसे आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी थे, तो वो भी मैंने किए थे। उसके अलावा मैंने पीवाईक्यूज करे थे 2013 से और बाद के, और एग्जाम्पलर करी थी उनकी भी, एमसीक्यूज सिर्फ उनके।
ये मतलब नीट 2025 के बाद ये निकल के आ रहा है कि अगर एकदम बेसिक चीजें करी जाए, है ना, जो ओल्ड स्कूल बोलते हैं कि यार लेक्चर देखिए, उसके बाद डीपीपीएस अटेंड करिए, डाउट सॉल्व करिए, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं आप उन्हें सॉल्व करिए, मॉड्यूल सॉल्व करो और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, हाँ जी। है ना। इधर उधर कंफ्यूज होना, ये वीडियो देख लेना, स्ट्रैटेजीज देख लेना, उससे काम नहीं बनता। नहीं बन रहा है। वो ऑनलाइन आप जितना देखोगे उतने सोर्सेज आपको मिलेंगे, उतना टाइम नहीं है 10 सोर्सेज से पढ़ेंगे, लास्ट में भी 10 सोर्सेज पढ़ने पड़ेंगे, लास्ट में इतना टाइम ही नहीं होता कि 10 चीजें पढ़ पाए। कितनी वीडियोस देखी थी तुमने? मैंने पूरी जो आपने एनसीईआरटी बेस्ड बनाया था ना लास्ट में क्रैश कोर्स के टाइम, वो देखा था। आपका मैंने रफ्तार सीरीज पूरी फॉलो करी थी, और तमन्ना मैम के शॉर्ट नोट्स 2 पेज नोट्स थे जो वो मैंने पूरे देखे थे, और थोड़े बहुत आपने रे ऑप्टिक्स के अलग से थे तो वो देखे थे, मैंने। तो एनसीईआरटी हो गई थी पूरी याद? एनसीईआरटी मतलब लास्ट तक रहता है कि नहीं है याद, ये नहीं है वो नहीं है। ये तो है बच्चे, हमेशा 1% डाउट तो होना भी चाहिए अपने ऊपर, क्योंकि वरना आप परफॉर्म ही नहीं कर पाओगे। ओवर कॉन्फिडेंस इज ऑलवेज बैड। तो ये अच्छी चीज है। दिन में कितने घंटे पढ़ते हो आप? दिन में कंसिस्टेंट टाइप आते थे उसमें? नहीं, मैं कंसिस्टेंट नहीं थी बिल्कुल भी। मेरा ऐसे था, किसी महीने तो मैं बहुत ज्यादा पढ़ ली, 17 घंटे भी पढ़ ली दिन में, और किसी महीने होता था कि वही वो बॉडी बर्नआउट हो जाती है, फिर पढ़ाई नहीं जाता था, बुक से दूर भागती थी। लेकिन एंड के टाइम जैसे मार्च से मेरा हो गया था कि 6-7 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, कैसे भी मतलब मैं टारगेट्स अपने कर लेती थी, चाहे बर्नआउट हो रहा है तब भी टारगेट्स मैं करती थी अपने, बट एक्स्ट्रा नहीं कर पाती थी उस टाइम में। तो बस वही था कि 6-7 घंटे तो मिनिमम एवरेज था हर दिन का। उसके अलावा कभी कभी मन किया पढ़ने का तो पढ़ लिया, कि मन अच्छा लग रहा है पढ़ने में तो और ज्यादा पढ़ लिया, तो ऐसे था। तो बच्चों एग्जैक्टली एक बात इशिता ने यूज किया, बर्नआउट सबको होता है, एंड ये बहुत ही एवरेज फीलिंग है जो सबके अंदर आती है। हम टीचर्स के अंदर भी आती है, बच्चों के अंदर भी आती है। तो जब भी आप बर्नआउट फील करते हैं तो ऐसा मत सोचिए कि अब मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगा। अपने आप को रिलैक्स कीजिए और अगले दिन फिर से शुरुआत कीजिए। दिस इज इम्पोर्टेंट। और बताओ अब क्या प्लान है? अभी मैंने कुछ कोर्सेज ज्वाइन करा है, तो कुछ कौन कौन से? मैंने अभी एक तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स का कोर्स ज्वाइन करा है, एक मैंने गीता का कोर्स करा है। मैं रिलीजियस हूँ, मैं लास्ट ईयर भी ट्राई करी थी गीता का, बट हो नहीं पाया। कहाँ पे? इस्कॉन में? नहीं, ऑनलाइन ही करा है मैंने। उसके अलावा मैं अभी कोडिंग का और सीख रही हूँ, कोडिंग और डांसिंग। हाँ जी, और अभी और देखती जा रही हूँ, ऐड करी, एक मैंने वॉलंटियरिंग में भी अप्लाई करा है। अच्छा, तो वो सब चल रहा है अभी। 2-4 चीजों का और स्कोप ओमनी प्रेजेंट है इशिता। रिलैक्स नहीं करते घर पे? जैसे मैं बोर हो जाती हूँ अगर। फैल जाते हो। तो ऐसे तुम्हारे साथ नहीं आती? नहीं। मैक्सिमम बच्चों का यही रहता है कि मैम पढ़े हुए हैं। नहीं, ऐसे नहीं है मुझे, मतलब मैं ऐसे अगर मेरे को ब्रेक लेना होता है मैं ले लेती हूँ, लेकिन फिर मेरे को खुद ही रहता है कुछ करना है। इशिता ब्रेक में क्या वो कुछ और चीज ज्वाइन करती है या व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ब्रेक फॉर इशिता? ब्रेक में मैं या तो सोती हूँ, या फिर मैं जिम चली गई, या एक्सरसाइज वगैरह चली गई, और या फिर ब्रेक में मैं एडिटिंग वगैरह सीखती हूँ। थोड़ा बहुत मुझे सीखना है। मतलब शी इज वेरी प्रोडक्टिव। कुकिंग भी आती है? नहीं सीखना भी। अच्छा इशिता, एनी अदर क्वेश्चन? मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। काफी बच्चे ना मुझसे ये पूछते हैं कि मैम अगर हफ्ते में 7 दिन है तो क्या हम 7 के 7 दिन पढ़ें? और ये एडवाइस मुझे लगता है कि मैं जो एडवाइस देती हूँ वो टाइम टू टाइम वेरी करती है, बिकॉज समटाइम्स आई अंडरस्टैंड समथिंग, देन न्यू इन्फॉर्मेशन कम्स इन, सो माय एडवाइस चेंजेस। सो बिकॉज तुमने इतना अच्छा स्कोर किया, तो मैं तुम्हारी स्ट्रैटेजी जानना चाहूंगी। तुम ऐसे ब्रेक लेती थी कि महीने में ये 4-5 दिन है जब मैं बिल्कुल कोई पढ़ाई नहीं करने वाली हूँ, ऐसा नहीं होता था? नहीं, मैं मतलब ब्रेक लेती थी, मेरा मतलब रैंडम होता था ब्रेक का। जैसे अगर अब पढ़ा नहीं जा रहा है तो फिर मम्मी को बोल दिया मेरे साथ मूवी देख लो, तो ऐसे मेरे रैंडम ब्रेक होते थे। कई बार होता था 3 दिन लगातार मूवी देख ली, कई बार होता था कि पूरे महीने नहीं देखी मूवी। वो डिपेंड करता था कि मेरी बॉडी कैसे फंक्शन कर रही है पढ़ाई से रिलेटेड। अगर मेरी पढ़ाई अच्छे से हो रही है तो मैं पढ़ रही हूँ, अगर मुझे लग रहा है कि मेरी प्रोडक्टिविटी कम होती जा रही है तो फिर मैं ब्रेक लेती थी। थोड़े थोड़े ब्रेक, ऐसे लंबे ब्रेक्स नहीं कि क्लास तो मिनिमम मैं अटेंड करूंगी पूरी, उसके नोट्स रिवाइज करूंगी फिर मैं ब्रेक लूंगी। वो मैं ऐसे लेती थी कि 10 घंटे पढ़ रहे हो, अभी तुम 4-5 घंटे पढ़ के ब्रेक ले लो, तो वो ऐसे करती थी मैं। अच्छा, मतलब तुम्हारे लिए ब्रेक का मतलब दिन नहीं होता था? हाँ जी, थोड़ा टाइम, ऐसे कि अपना वो बैकलॉग नहीं रख सकते ना, बैकलॉग हो जाएगा, एक दिन भी क्लास नहीं ली तो फिर वो रहता था मुझे। नाइस। तो इशिता बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड टीम जीएनटी आपके साथ हमेशा है।
अगर आपको लगे हम भी किसी कोर्स के लिए एलिजिबल हम भी अपनी स्किल्स बढ़ाना चाहते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं एंड बहुत दिनों बाद एक ऐसा बच्चा निकल के आया जो एक्चुअली में अपने फ्यूचर को लेके काफी सीरियस है। वरना बच्चे क्लियर करते हैं, दे लुक फॉर फन ऑल्सो, बट इम्प्रूविंग इन ऑल द एस्पेक्ट्स इज समथिंग comes with a great mind. So thank you so much Ishita for joining us and letting us know कि physics is not tough, chemistry is easy and biology can be done with little help. ठीक है, थैंक यू मैम। लास्ट में इशिता मैं तुम्हें बोलना चाहूंगी, आई रियली अप्रिशिएट द क्लैरिटी इन योर थॉट्स। देखो हम ना हमेशा दो तरीके के ड्रॉपर देखते हैं। एक ड्रॉपर होता है जो ना बिकॉज वो 3-4 साल ड्रॉप ले चुका होता है तो बहुत ही सेल्फ कॉन्शियस हो जाता है, उसमें बहुत सारे सेल्फ डाउट्स होते हैं और फिर बाद में हम लोग को भले बहुत गिने चुने लेकिन फिर मिलते हैं तुम्हारे जैसे ड्रॉपर्स जिन्होंने टाइम के साथ, जिनके अंदर ना विजडम आया होता है, ठीक है, टाइम के साथ उनके अंदर क्लैरिटी आई होती है। जैसे तुम ये जो 10,000 चीजें करती हो ना, इसमें तुम आई बिलीव कि तुम्हारी लाइफ में हेल्प किया है किस तरीके से सोचना है, किस तरीके से लाइफ एक बॉक्स के अंदर नहीं रहनी है एंड आई एम वेरी वेरी मोटिवेटेड बाय यू। थैंक यू मैम। सेम हियर, नाइस, थैंक यू मैम। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। All the Thank you. best. थैंक यू सर।